क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा। नमस्कार, इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पूजा शाह आप तमाम सुधी दर्शकों का आपके अपने बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लवली व्यूअर्स ऑफ डीडी बिहार। दर्शकों, क्या खूब कही है इस शायरी में कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं तो हम डर जाते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि जब कठिनाइयाँ आती हैं, जब हम उससे दो चार करते हैं तो हम हमेशा जीतते हैं। यकीनन हम हारते भी हैं, लेकिन उस हार से क्या मिलता है? उस हार से मिलता है ज़िंदगी की सीख, जो कि सबसे बड़ी सीख होती है, एक तजुर्बा, जिसे आगे आने वाली उन मुसीबतों से जब हम लड़ते हैं तो हम ज़रूर पास होते हैं। और चलिए आज मैं आपको बताऊं कि इसी जज्बे की बात हम करने वाले हैं इस कार्यक्रम में। जब बात हो रही है फेल और पास होने की, और जब बात हो रही है तजुर्बे की, तो हमें सबसे अधिक कोई सिखाता है तो वो है सैनिक। जी हाँ, एक सैनिक जो कि अपने जान को दांव पर रखकर हम सभी की रक्षा करता है। आज हम जानेंगे उसी सैनिक की यात्रा के विषय में, सीमा से लेकर के समाज तक उनके योगदानों के विषय में। उसके लिए एक खास मेहमान हमारे साथ होंगे। और इतना ही नहीं, उसके बाद जैसे कि हमने कहा कि एक सैनिक का जो जीवन होता है वो समृद्ध होता है और बहुत ही संकल्पित होता है, वैसे ही हमारा जो ये राज्य है बिहार, ये भी बहुत समृद्ध रहा है। और अगर बिहार राज्य की बात करूँ तो यहाँ की कला, यहाँ के शिक्षण हमेशा उत्तम रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के विषय में। बहुत सारी रोचक जानकारियाँ एकत्रित करने के लिए एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे कार्यक्रम में, यानी कि दो मेहमान होंगे। तो चलिए डबल धमाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। और चूँकि हर रोज़ बिहार बिहान कार्यक्रम हम सभी को मोटिवेट करने के लिए लेकर आता है, पहले सेगमेंट में कुछ महापुरुषों के ऐसे वचन जिन्हें हम आत्मसात करते हैं और पूरे दिन पॉजिटिव रहते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट, अनमोल वचन। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दर्शकों, जब बात आती है इतिहास की या वर्तमान की, तो हम सभी जानते हैं कि महिलाओं का एक अग्रिम योगदान रहा है। अगर मैं आज की बात करूं तो दो महिला अफसर बहुचर्चित रूप से उभर कर आ रही हैं, जो कि अपने अदम्य साहस के लिए जानी जा रही हैं, जो कि सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी हैं और एक आर्मी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह है। ये तो आज की बात हुई, लेकिन अगर हम याद करें सन 1947 को, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, तो रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी जैसी महिलाओं का भी नाम हमारे जहन में आता है। और फिर इनके इतिहास को जानने के लिए कौतूहल समझ जाता है हमारे भीतर कि क्या कुछ करती थी उस वक्त की महिलाएं स्वतंत्रता संग्राम में हमारे लिए, यानी कि इंडिपेंडेंस हमें दिलाने के लिए उन्होंने क्या कुछ अपना योगदान दिया था। ये सब बातें जानने का मौका आज हमें मिल रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में महिला नायिकाएं जो रही हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी और क्या कुछ उनका योगदान रहा है। समझते हैं इस सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से। इस देश को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाने के लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, अपना सर्वस्व देश पर न्यौछावर कर दिया, जेल गए, न जाने कितनी यातनाएं सही और तब जाकर हमें आज़ादी नसीब हुई। वास्तव में भारत का स्वतंत्रता संग्राम कई महान नेताओं और नायकों के संघर्ष और बलिदान से प्रेरित है। लेकिन इस संघर्ष में महिलाओं की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय रही है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाएं न केवल अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाती रहीं, बल्कि उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए कई साहसिक कदम भी उठाए। देश की कई बहादुर महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आखिरी सांस तक ब्रिटिश हुकूमत का सामना किया और डटकर मैदान में खड़ी रहीं।
महिलाओं ने विभिन्न विरोध प्रदर्शनों और असहयोग गतिविधियों में बड़ी संख्या में भाग लिया, जिससे ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनमानस उठ खड़ा हुआ। हालांकि उस समय मैदान में आकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ना महिलाओं के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उनके लिए सामाजिक बेड़ियों को तोड़ना आसान नहीं था। इन महिलाओं ने न केवल आंदोलनों में भाग लिया, बल्कि कई बार पुरुषों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनी। अगर हम महिला नायिकाओं के बारे में बात करें तो उनमें पहला नाम है रानी लक्ष्मीबाई का। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपनी अदम्य वीरता का परिचय दिया और 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की ओर से युद्ध लड़ी। उन्होंने अपनी प्रजा के साथ मिलकर न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता की प्रतीक बन गईं। उसी तरह से सुब्बम्मा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसी मशहूर नायिका हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की अलख जगाई। सावित्रीबाई फूले को भारतीय नारीवाद की जननी कहा जाता है। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर महिला शिक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई लड़ी। मैडम भीकाजी कामा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख महिला नेता थी, जिन्होंने पहली बार लंदन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सार्वजनिक रूप से फहराया और अपने साहसिक कदम से स्वतंत्रता संग्राम को एक वैश्विक रूप दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें प्रसिद्ध नमक मार्च या दांडी मार्च भी शामिल था, इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने ब्रिटिश एकाधिकार को चुनौती देते हुए प्रतिबंधित नमक के उत्पादन और वितरण में भाग लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान महिलाओं ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देकर और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने चरखे पर सक्रिय रूप से खादी काटना शुरू किया, जो आत्मनिर्भरता और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक बन गया था। इस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अनेकों महिला नायिकाएं हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी, चमन लाल कौर, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई, अरुणा आसफ अली, बेगम हजरत महल, कित्तूर रानी चेन्नम्मा आदि, जिन्होंने अपने साहस, संघर्ष और बलिदान से हमें स्वतंत्रता दिलवाई। इन महिलाओं की वीरता और समर्पण ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। हम इन नायिकाओं का सम्मान करते हुए यह कह सकते हैं कि उनका योगदान सदा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। देश युद्ध हो या फिर हो आज के समय की जंग, हमेशा महिला एवं पुरुष दोनों ही नायक नायिकाओं ने बढ़ चढ़कर देश की रक्षा की, हमारी रक्षा की है। और बिहार बिहान कार्यक्रम से हम सभी सैनिकों को करते हैं सलाम। आज इसी क्रम में हम बात करने वाले हैं सैनिक की यात्रा की, और इसके लिए विशेष मेहमान हमारे साथ उपस्थित हो गए हैं हमारे स्टूडियो में। चलिए इनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ हैं हमारे साथ है सूबेदार, रिटायर्ड सूबेदार कर्नल राम नरेश प्रसाद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पहले तो इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपने जो मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है, मैं उसके लिए धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। जी सर, शुक्रिया। और सबसे पहले चूंकि सैनिक की मैंने बात की, मैंने सैनिक को तहे दिल से सलाम किया, और हम सभी के जहन में जब उनका शब्द ही आता है या कहीं दिखते हैं तो सलाम करने का इच्छा करता है। ये क्यों? आखिर सैनिक की जो यात्रा होती है, जो जीवन होता है, उनके जीवन के जो जज्बे होते हैं, वो कैसे होते हैं? क्या कुछ बताएंगे आप? देखिए, सैनिक की यात्रा बहुत सुलभ भी है और बहुत कठिन भी है। इनको कई चरणों में गुजरना पड़ता है। शुरुआत में प्रशिक्षण से गुजरना होता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वो बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग भी इनको दिया जाता है, और सारे ट्रेनिंग में पास होने के बाद, यानी पास आउट होने के बाद, इनको बॉर्डर पे भेजा जाता है, या जहाँ पे उनको पोस्टिंग की जानी चाहिए उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी तकनीकी योग्यता के अनुसार उनको जो है पोस्टिंग किया जाता है। ये चाहे पीस में हो या फील्ड में हो, यानी बॉर्डर एरिया में हो सकता है, और हमारे सैनिक पीस एरिया में भी होते हैं, जहाँ पर वो अपनी
ट्रेनिंग भी करते रहते हैं, उनका रिवीजन भी करते रहते हैं, ताकि हमेशा किसी भी समय पर वो जो है जब भी ज़रूरत पड़े वो बॉर्डर पर जा सके पीस से भी, और वहाँ पर जो उनको ट्रेनिंग दी गई है उसके अनुसार वहाँ पर जो दुश्मन देश है उससे लोहा ले सके। क्या बात है, हमेशा तत्पर रहते हैं, अपने जीवन को हथेली पर लेकर चलते हैं हमारे सैनिक। आपने जैसा कि कहा कि हम जिस देश में रहते हैं जो भी, तो सुरक्षित देश में रहने के लिए, या फिर कह लें कि अगर हम चाहें कि एक शांतिपूर्ण जीवन जिएं, तो हम सैनिक के बगैर इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, हर एक देश में एक ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ पर सैनिक बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने घर में ही देख लीजिए, कुछ एक बड़े या छोटे लड़के होते हैं, नौजवान होते हैं, आसपास में ज़रूरत पड़ती है तो उनको खेतों में या बाहर जो है उनको जाना होता है। उसी तरह से हमारे यहाँ प्रशिक्षण दे करके हमारे जवानों को बॉर्डर पर भेजा जाता है, क्योंकि जब तक हमारा बॉर्डर सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सीमा सुरक्षित तो समाज सुरक्षित। अगर हमारी सीमा ही सुरक्षित नहीं है तो हमारा समाज कैसे सुरक्षित हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब हमारी सीमा सुरक्षित हो, शांति का माहौल चल रहा हो, तो हमारे देशवासी भी जो विभिन्न प्रकार के कामों में कार्यरत हैं तो वो शांति से अपना काम करते हैं और देश को आगे प्रगति की ओर बढ़ाते हैं। बिल्कुल आपने सही बात कही। अगर अभी की हम बात कर लें तो 7 मई की रात हम नहीं भूल सकते हैं, जब हम सभी शांति से सो रहे थे और सीमा पर जाबाज सैनिक हमारे लिए युद्ध कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। बहुत ज़रूरी एक ये जिम्मेदारी होती है सैनिकों की। आपने कहा युद्ध और शांति दोनों में ही इनकी भूमिकाएं होती हैं। अमूमन हम जानते हैं कि युद्ध में जो सैनिक हैं वो खड़े रहते हैं, लेकिन जब शांति की बात आती है वैसे में सैनिक का क्या योगदान होता है? शांति में सैनिक का योगदान बहुत ही सराहनीय है। आप शांति के समय में भी मान लीजिए उस एरिया में कहीं महामारी आ गई, कहीं बाढ़ आ गई, तो उस समय भी हमारे शांति एरिया में रहने वाले जवान उनको मदद करते हैं, या साथ में मेडिकल कैंप भी लगाया जाता है ताकि बाढ़ ग्रसित लोगों को आसानी से सेवा दी जा सके और उनको सुरक्षित स्थान पर लाया जा सके। वैसे तो एनडीआरएफ भी हैं, लेकिन जब देखा जाता है कि एनडीआरएफ से काम नहीं चल रहा है तो फिर जो है ना हमारे सेना को डिप्लॉय किया जाता है। उसके अलावा कहीं भी दंगा वगैरह होता है और पुलिस विभाग देखा जाता है कि पुलिस विभाग से ये चीज़ें संभल नहीं रही है, तो वहाँ का जो सिविल और आर्मी रिलेशन बनाया जाता है और उनको बताया जाता है कि हमारे एरिया में ऐसी ऐसी घटना हो रही है और बहुत ज़्यादा है, तो उनको जा कर के उनको स्थिति को संभालते हैं, फ्लैग मार्च करते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर वैसे तो सारे देशवासी ही होते हैं, लेकिन जो जिस तरह का होता है मानसिक विकृति का, उनके लिए दंड का भी प्रावधान है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ना हमारी सेना के जो जवान हैं वो चलते हैं। क्या बात है। आपने एक बात कही कि सैनिक जब किसी को ऐसी स्थिति में पकड़ते हैं कोई घटनाक्रम में, तो दंड का भी प्रावधान उनके लिए बनता है। हम कई बार देखते हैं कि दुश्मन देश या कोई ऐसे आतंकवादी का हमला हो गया और उस क्रम में जो सैनिक है उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे जहन में ये बातें ज़रूर आती हैं कि जो सैनिक है उनका व्यवहार कैसा होता होगा उनके प्रति। क्या वो युद्ध में रहते हैं तो उनके व्यवहार में कुछ बदलाव आ जाता है, या इंसानियत जो है उनके भीतर कूट कर भरी होती है? देखिए, हमारी जो भारतीय सेना है बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार की सेना है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारे सैनिक हैं दुश्मन को तो जहाँ भी ज़रूरत होती है ध्वस्त करते ही हैं, लेकिन जब हम उनको पकड़ लेते हैं तो उनको जो है जो एक पकड़े हुए जो दुश्मन देश का सैनिक है उसको हम वही सम्मान देते हैं जो हमारे सेना को सम्मान दिया जाता है। उनको पकड़ के पूछताछ की जाती है और सारी बातें जो है
उनसे पूछी जाती है कि आप कैसे आए हो, क्या आए हो, या फिर इंटरोगेशन सेल होता है, वो इंटरोगेशन सेल में भी उनसे पूछा जाता है और प्रॉपर उनको भोजन और सम्मान, कपड़ा वगैरह भी देते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स उनको जो पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट देने का प्रावधान है, वो उससे बच नहीं सकते। क्या बात है, इंसानियत को बगैर भूले अगर किन्हीं ने गलती की है तो उनको सज़ा भी मुहैया होती है। बहुत खूबसूरत से आपने बातें बताई हैं। यहाँ पर मेरे जहन में एक बात आ रही है कि जो सैनिक हैं उनका भी एक परिवार होता है। कुछ सैनिक जो शहीद हो जाते हैं, अपने पीछे अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं, या फिर वो सैनिक जो कि युद्ध में हैं या फिर जो कि सीमा पर हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने परिवार को पीछे छोड़कर ही वहाँ पर युद्ध लड़ रहे होते हैं। उनकी ज़िंदगी के बारे में मैं जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पफ स्लीव्स रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स और मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। सर है ना, अभी परिवार को जी सर, हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं दर्शकों राम नरेश प्रसाद जो कि सूबेदार मेजर हैं, और बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से ब्रेक के उस पार आप सभी दर्शकों का। ब्रेक पर जाने से पहले आपसे हमारी बात हो रही थी और आप बता रहे थे कि किस प्रकार जो सैनिक हैं वो सेना पर हमारे लिए खड़े होते हैं और उनके भीतर इंसानियत कूटकर भरी होती है। लेकिन मैंने पूछा कि परिवार का क्या, जो समाज है, जो परिवार है उनका, वो जो एक छोड़कर कभी जब शहीद हो जाएं या फिर सेना पर जब वो रहते हैं और युद्ध करते रहते हैं, उस वक्त भी परिवार उनका कहीं ना कहीं छूटा रहता है। तो ये सामंजस्य कैसे बैठा पाता है एक सैनिक? देखिए, ये सामंजस्य बैठाने का हमारे यहाँ प्रावधान है। अगर आप फील्ड एरिया में हैं या बॉर्डर एरिया में हैं तो आपके बच्चों को रहने का अलग से व्यवस्था होता है। एक शांति एरिया में जब बच्चे जो है, उनके बच्चे तो साथ में मिलते जुलते हैं, लेकिन फील्ड एरिया में जाते हैं तो उनको अलग से एक जो है आवास की व्यवस्था की जाती है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, असुविधा ना हो, और हर तरह की सुविधा उनको देने की कोशिश की जाती है। जैसे कैंटीन की सुविधा, इसी प्रकार और भी फैमिली वेलफेयर सेंटर होता है। उस फैमिली वेलफेयर सेंटर में जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वहाँ जा कर के आप बता सकती हैं, क्योंकि आपके पति तो बॉर्डर एरिया में हैं तो वो तो आ नहीं सकते हैं, पर पीस एरिया में जो हमारे जवान हैं, पीस एरिया में हमारे जो अधिकारी हैं, उनकी सेवा बड़ा सराहनीय होता है और उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। दूसरी बात आपने पूछा कि जब आप शांति एरिया में होते हैं तो उनके बच्चों का, उनके परिवार का कैसे देखभाल की जाती है। जब शांति एरिया में होते हैं तो साथ में उनका पति होता है और साथ में परिवार भी होता है, तो उनको जो है फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फैमिली वेलफेयर सेंटर होता है, इसको उसके अकॉर्डिंग अगर उनके पत्नी को कोई भी दिक्कत हो, उनके बच्चों को कोई भी दिक्कत हो, तो उनका निराकरण करते हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल, आप एक सेना में होने के कारण कहीं ना कहीं ये कह पा रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सही में अगर आप पूछें किसी हमारे दर्शकों से भी तो हमारे जहन में ये बात आती है हमेशा कि एक सैनिक का जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है और कितना अनुशासित भी होता है। समाज की हम बात कर रहे हैं और सैनिक की बात कर रहे हैं। जब अनुशासन की बात आती है तो कहा जाता है कि एक अनुशासन में रहने वाला समाज हमेशा आगे बढ़ता है। तो ऐसे में जो सैनिक हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है? देखिए, ऐसे में सैनिक की ज़िंदगी जो है ना कठिन तो होती है, पर ऐसा नहीं है कि उस कठिनता से आदमी पीछे भाग सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ कई लोग जो है ना ये बातें बताते हैं कि ए दिल न खुशी अच्छा है न मलाल अच्छा है, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। तो पहली बात तो ये है कि वहाँ डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इसी काम के लिए बने हैं, और अगर कुछ भी होता है तो हम तो जो है ना हमें स्वर्ग मिलेगा, और अगर ज़िंदा हैं
तो जिंदा में भी स्वर्ग मिलेगा। तो हम तो दोनों तरफ से माला माल हैं, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। रही परिवार की बात, तो थोड़ी चिंता तो होती है, पर उनको भी पता है कि हमारा आदमी जांबाज है और उनको कुछ नहीं हो सकता है। और ऐसी स्थिति में अगर कुछ हो भी गया तो उनके लिए काफ़ी कुछ प्रावधान है। जैसे किसी भी प्रकार का बॉर्डर स्क्रिमिसेस होता है तो उनमें उनके बच्चों को पेंशन का प्रावधान है। जैसे उनका जितना बेसिक पेंशन है, उनका जितना बेसिक पेंशन उतना ही उनको पेंशन का प्रावधान है, जो बॉर्डर एरिया में या आतंकवादी क्षेत्र में उनके पति मारे जाते हैं। तो दूसरी बात यह है कि आदमी जो है पहले से जो वहाँ जो रहते हैं और बॉर्डर पे रहते हैं, उनमें बहुत फ़र्क होता है। और आप यही कह सकते हैं कि उस पतली के लिए दिक्कत तो है, लेकिन वही है, आँखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। तो जब पति जिंदा थे तो बहुत खुश होते थे, लेकिन अब जब इस हाल में हैं तो पहले वाले समंदर को नहीं भाग पाई थी, अब जो है ना उन्हें महसूस होता है। लेकिन फिर भी इतनी फाइनेंशियल उनको बेनिफिट दिया जाता है कि उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। हालांकि आदमी जाने का दुख तो तामुरे रहेगा, लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है किसी भी इंसान के लिए। बच्चों को पढ़ा सकती हैं, अलग से वहाँ बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान है। जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, तो बच्चों का उनमें एडमिशन बड़े आसानी से हो जाता है और सब ठीक ठाक चलने लगता है। चलिए, क्या बात है, बहुत खूब कहा है आपने कि अगर किन्हीं के घर में कोई लॉस हो जाता है, कोई शहीद हो जाते हैं, तब भी जो सीना है ना वो चौड़ा रहता है पूरे परिवार वालों का, क्योंकि हम सभी को एक दिन जाना है, लेकिन अगर देश के लिए हम मर मिटते हैं तो उससे बड़ी बात क्या होगी। इसीलिए कहा भी जाता है कि देश प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। सैनिकों के लिए ये बात कितना लागू होता है? सैनिकों के लिए देश प्रेम तो है ही है, वो तो उनको प्रशिक्षण के दौरान ही उनको बताया जाता है ना। तो प्रशिक्षण से ले करके और ड्यूटी के दौरान तक उनका बहुत ही योगदान होता है। और कष्ट तो होता है, पर कष्ट को महसूस नहीं होता है। देखिए, कोई भी आदमी, बहुत आदमी होते हैं जो कष्ट को बहुत ज़्यादा महसूस कर लेते हैं, लेकिन हमारे फौजी जो है कष्ट तो होता है पर कष्ट को महसूस नहीं करते हैं। और उनके लिए तो यही कहा जा सकता है कि वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो नहीं देश के काम आया वह व्यर्थ मनुष्य बेकार नहीं। और दूसरा, जिसको न निज गौरव का निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु नीरा और मृतक समान है। तो देश प्रेम तो हमारे सैनिकों का होता ही है, लेकिन जो हमारे समाज में रहने वाले लोग हैं उनको भी देश प्रेम होता है, तभी तो वो अपने बच्चों को बॉर्डर की रक्षा करने के लिए भेजते हैं। नहीं तो सबको पता है कि ये किस लिए जा रहे हैं और वहाँ पर किस तरह की कठिन ट्रेनिंग दी जाती है, फिर भी अपने एक बच्चों को भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि हमारा जो सीमा है, हमारी सीमा सुरक्षित रहे और हमारे समाज में और हमारे देश के जो अन्य कामों में लगे हुए हैं वो जो है बेखटक निश्चिंत होकर के अपना काम कर सके। क्या बात है, इतनी खूबसूरत सी पंक्तियाँ आपने रामधारी से दिनकर की भी सुनाई। तो इससे एक बात तो साफ होता है कि चाहे हम कवि हो, लेखक हो, एक शिक्षक हो, किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, हम देश प्रेम हमारे भीतर जब होता है ना तो वो निकल के सामने आ ही जाता है। इसी क्रम में मैं जानना चाहूँगी, हमने सैनिक के बारे में बात की, लेकिन एक आम नागरिक जो होता है देश का, उसका क्या व्यवहार, क्या भावना होनी चाहिए और क्या जिम्मेदारियाँ हैं हमारी सैनिकों के प्रति? देखिए, इस संबंध में तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो लेखक हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं और भी कई भी कलात्मक कामों में लगे हुए हैं, वो भी देश की सेवा करते हैं। एक शिक्षक जो बच्चों को पढ़ा लिखा करके जवान बनाते हैं, अधिकारी बनाते हैं, तो सोचिए कि उनका क्या योगदान है इस देश के लिए, इस समाज के लिए। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे साइंटिस्ट हमारे लिए बड़े बड़े मिसाइल, बड़े बड़े तोपें, ये सब जो है ना उनका निर्माण करते हैं।
तो वो भी तो देश के बहुत बड़े भक्त हैं, उनका भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा रोल है और हम उनको खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और बहुत खुश होते हैं और ये जान करके कि हमारे साइंटिस्ट हमारे देश में हैं। जैसे आपने सीवी रमन साहब का और मेघनाथ साहा का नाम सुना होगा, क्या इनको देश के लिए अभिमान नहीं था? निश्चित रूप से था, तभी तो इतना मेहनत करके हमारे देश के लिए इन्होंने जो है कार्य किया है। क्या बात है। चाहूँगी जाते जाते हमारे दर्शकों को एक संदेश दें आप। देखिए, मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगा कि सीमा सुरक्षित तो समाज सुरक्षित। तो कहने का मतलब है कि हमारी सीमाओं का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समाज में निश्चिंत होकर के रह सकेंगे, निश्चिंत होकर के हमारे साइंटिस्ट, हमारे साहित्यकार वो सब अपना कार्य कर सकेंगे। जब सीमा पे हलचल होगी, स्वाभाविक रूप से उनका भी ध्यान उधर रहेगा और बार बार उधर की ओर उनकी दृष्टि जाएगी। इसलिए सीमा का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमारा समाज सुरक्षित रह सकता है। क्या बात है। अभी के समय में सैनिक के विषय में इतनी सारी बातें करनी, और ख़ासकर आपसे जब मैं मुखातिब हो रही हूँ, बहुत सारी जानकारियाँ आपने दी है, इन सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको। बिहार में स्थित राजगीर पर्यटन के लिहाज से काफी प्रसिद्ध शहर है। इस शहर में कई पर्यटन केंद्र हैं जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। यह शहर नालंदा जिले में स्थित है और हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म का भी केंद्र रहा है। इस शहर का पुराना नाम राजगृह है। पुराने वक्त में यह प्रसिद्ध शहर मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। पटना से राजगीर शहर की दूरी 100 किलोमीटर है। कहा जाता है कि राजगीर में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपना काफ़ी समय बिताया था। यहाँ के कई प्राचीन महल और ऐतिहासिक जगह आज भी घूमने के लिए बिहार में सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है। हर साल राजगीर में कई विदेशी सैलानी भी घूमने के लिए आते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के कई साल इस स्थान पर आध्यात्मिक उपदेश देते हुए गुजारे थे। इसी आध्यात्मिक का एक प्रमुख उदाहरण है शांति स्तूप, यानी शांति का प्रतीक। राजगीर में पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है शांति स्तूप। इस स्तूप को विश्व शांति स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस शांति स्तूप का निर्माण जापानियों द्वारा करवाया गया था। इसे आपको जरूर देखना चाहिए। राजगीर में शांति स्तूप के बाद सैलानियों के लिए सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल घूमने के लिए है साइक्लोपियन दीवार। कहा जाता है कि लगभग 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन दीवार पूरे राजगीर शहर को घेरती है, यानी कि किले में तब्दील करती है। यह भी कहा जाता है कि मौर्य शासन काल में इसका निर्माण दुश्मनों से रक्षा करने के लिए किया गया था। इस दीवार की बनावट ही सैलानियों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। सैलानियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राजगीर में हाल ही में चीन के तर्ज पर यहाँ भी एक ग्लास ब्रिज का निर्माण करवाया गया है। इसके बनते ही सैलानी भी काफी संख्या में घूमने के लिए आने लगे हैं। इस ब्रिज पर चलते हुए अपने कदमों के नीचे की धरती और दूर दूर तक खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा पाएंगे। विरायतन संग्रहालय राजगीर में मौजूद जैन धर्म अनुयायी के साथ साथ सैलानियों के लिए सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है विरायतन संग्रहालय। कहा जाता है कि 24 जैन तीर्थंकरों के बारे में और इतिहास से जुड़े कई प्राचीन चीज़ों को इस संग्रहालय में रखी गई है। अगर आप जैन धर्म के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इस जगह को यात्रा में ज़रूर शामिल करना चाहिए। नेचर सफारी रोमांच के दीवानों के लिए भी राजगीर में करने के लिए काफ़ी कुछ है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती के बीच कई ऐसे स्थान हैं जहाँ कई रोमांचक गतिविधियों का लुत्फ ले सकते हैं। 5 पहाड़ियाँ मगध साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह 5 पहाड़ हैं विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, वैभारगिरी। यह 5
पहाड़ियाँ राजगीर आने वाले पर्यटकों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरे राजगीर का जिक्र महाभारत और रामायण में भी है। घोड़ा कटोरा झील। राजगीर में स्थित घोड़ा कटोरा झील पर्यटकों द्वारा खूब पसंद किया जाता है। इसके बारे में बताया जाता है कि पौराणिक समय में राजगीर के राजाओं के घोड़े पानी पीने के लिए यहीं आया करते थे। यह झील तकरीबन 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस झील के बीच में भगवान गौतम बुद्ध की एक 70 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की गई है। ब्रह्मकुंड। वैसे तो राजगीर में कई कुंड हैं, पर ब्रह्मकुंड इनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह एक ऐसा कुंड है जहां पर स्नान करना पवित्र माना जाता है। इस ब्रह्मकुंड का पानी पूरे साल गर्म रहता है, चाहे वो ठंडी का मौसम हो या गर्मी का। इस कुंड में पहाड़ों से होते हुए पानी आता है। अगर आप भी राजगीर जा रहे हैं तो यहाँ जाकर ज़रूर स्नान करें। इसके अलावा आप बिंबिसार की जेल, गृधाकुटा और सोन भंडार जैसी जगहों पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं, जो आपकी राजगीर यात्रा को रोमांचक और यादगार बना देंगे। हमने देखा कि किस तरीके से राजगीर जो है उसमें क्या कुछ है पर्यटन के स्थल। राजगीर से ही कुछ दूर अगर हम आगे बढ़ें तो हम जानते हैं कि नालंदा है। नालंदा के विश्वविद्यालयों का इतिहास जो है वो बेहद समृद्ध है और आज नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास को समझाने के लिए हमारे बीच में एक ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट पटना से। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले हमने जाना है और कहीं ना कहीं हमारे जहन में अपने पाठ्यक्रम में भी हमने पढ़ा है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था ये बहुत ही बड़ा था। यहाँ पर एशिया के लगभग सारे विद्वान आते थे और दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। इसका जो इतिहास है बहुत समृद्ध है। लेकिन आज के समय की मैं बात करूँ तो आज ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी बना हुआ है। इसके इतिहास के विषय में, इसकी स्थापना के विषय में क्या बताएंगे? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी यानी कि 427 ईस्वी में गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था। और उस समय की अगर हम लोग बात करें तो कितना वो दूरदर्शी थे कुमार गुप्त कि इतने बड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जो कि कंप्लीट रेसिडेंशियल था और सिर्फ देश ही नहीं दुनिया के स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के लिए आते थे। जैसे हम लोग अगर स्टूडेंट की, आज के स्टूडेंट की बात करें, कोई भी स्टूडेंट हो तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ना उनका सपना होता है। वैसे ही नालंदा विश्वविद्यालय में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के स्टूडेंट, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, उनका सपना होता था कि हम नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ें। जी, आपने कहा कि दुनिया के लोगों का सपना हुआ करता था कि इस विश्वविद्यालय में पढ़े। तो हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि यहाँ का जो पुस्तकालय था धर्म गूंज के नाम से, ये 9 फ्लोर्स में, 9 मंजिलों में फैला हुआ था। ये एक छोटा सा मैं उदाहरण बस मात्र दे रही हूँ क्योंकि क्यों आकर्षित करता था पूरे समस्त दुनिया संसार भर के लोगों को ये विश्वविद्यालय। इसका एक कहीं ना कहीं उदाहरण है। और क्या कुछ बताएंगे आप इस विषय पर? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्यों आकर्षण का केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। तो अगर हम अपने दर्शक भाई बहनों को यही कहना चाहेंगे कि कभी वो विजिट करेंगे, या बहुत सारे हमारे दर्शक ने विजिट किया भी होगा नालंदा यूनिवर्सिटी को, तो देखने से इतना मतलब आश्चर्य होता है कि उस ज़माने में, उस समय में हमारा टेक्नोलॉजी तो बहुत डेवलप नहीं था, लेकिन इतना सिस्टमेटिक वो बना है। खंडहर होने के बाद भी पता चलता है कितना सिस्टमेटिक बना था। और एक साथ वहाँ पर 10,000 स्टूडेंट को पढ़ने की व्यवस्था थी। 10,000 स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए 2,000 टीचर हुआ करते थे। तो उसी के अनुसार यूनिवर्सिटी के पास लाइब्रेरी भी थी। 3 ब्लॉक था लाइब्रेरी का, और एक ब्लॉक मतलब 9 तल्ले का हुआ करता था, 9 मंजिल हुआ करता था। अब हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा लाइब्रेरी होगा। और उस लाइब्रेरी में 3 लाख से ऊपर पुस्तकें थी, 3 लाख से ज़्यादा
पुस्तकें हुआ करती थी। तो 10,000 स्टूडेंट के लिए कितना सिस्टमेटिक ये यूनिवर्सिटी रन कर रहा था उस समय, मतलब हम लोग इसकी कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल, कल्पना मात्र रह गया है। लेकिन अगर अनुमान की जब आपने बात करी है तो नालंदा विश्वविद्यालय में हम जानते हैं कि बहुत सारे विषयों को पढ़ाया जाता था। अनुमान के रूप में भी अगर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन कौन से ऐसे विषय थे जो उस वक्त उस ज़माने में पढ़ाया जाया करता था? उस ज़माने की बात करें तो जो उस ज़माने में विषयों जिस पढ़ाई होता था, जिस विषय की, आज भी उसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। अंतर यही है कि हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज कर रहे हैं। उस समय कोई डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं था, तो उस समय जो पढ़ने का जो सिस्टम था, बच्चे या जो भी स्टूडेंट हुआ करते थे वो ज़मीन पर बैठकर पढ़ते थे, और गुरुजी जो उनके टीचर होते थे वो भी उनका चबूतरा होता था, ऊंचा स्थान होता था, वहाँ बैठकर पढ़ाते थे। तो पढ़ाई में उनका जो सब्जेक्ट हुआ करता था बेसिकली दर्शन शास्त्र होता था, गणित होता था, खगोलीय शास्त्र होता था, इस तरह का प्रमुख विषय होता था। और दुनिया के स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आते थे। जी, कहीं ना कहीं यहाँ पर हम जानते हैं कि आध्यात्मिक पढ़ाई भी करवाई जाती थी, और एक ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पर अक्षर ज्ञान के साथ साथ अगर अध्यात्म का भी ज्ञान मिल जाए तो क्या कहने। अगर नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में और कुछ रोचक बातें मैं जानना चाहूँ तो उनमें कहीं ना कहीं जहन में एक बात आती है कि आपने बार बार कहा कि टेक्नोलॉजी उस वक्त नहीं थी। हम सभी जानते हैं अभी के वक्त में टेक्नोलॉजी इतना वास्ट हो गया है, लेकिन आपने अपने बात में भी जिक्र किया कि जो गुरु और शिष्य होते थे वो एक जगह बैठकर पढ़ते थे, ज़मीन पर बैठकर पढ़ते थे। अमूमन हम सुनते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में जब हम किसी शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो वो बहुत अधिक हमारे भीतर पहुंचता है और हम ज़्यादा ज्ञान ले पाते हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल सही बात है। अगर फेस टू फेस टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो रहा है तो अधिक से अधिक उसका बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट्स को, और टीचर को भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन होता है कि हम जहाँ भी किसी तुरंत फीडबैक मिलता है, और उसके बॉडी लैंग्वेज और उसके जो एक्टिविटीज़ है उससे तुरंत जो है सो कि टीचर पकड़ लेते हैं कि कहाँ स्टूडेंट को किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव अगर हम लोग कहें तो उस ज़माने का जो सिस्टम था पढ़ने का, हालांकि आज भी उस सिस्टम को तो हम लोग फॉलो कर ही रहे हैं, तो वो सिस्टम काफ़ी प्रभावशाली था जिसको हम लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं। आपने कहा सिस्टम बहुत प्रभावशाली था। अगर था में हम जाते हैं और हम पुराने वक्त की पढ़ाई की बात करते हैं तो अमूमन सुनने को मिलता है कि नए ज़माने का नया शिक्षा होना चाहिए, नए तरीके से पढ़ाना चाहिए। लेकिन फिर भी उस वक्त की मैं बात करूं तो धर्म कीर्ति, हर्षवर्धन जैसे महान विद्वान निकले और उस वक्त पढ़कर नालंदा विश्वविद्यालय से निकले। वैसे लोग आज भी नहीं बन पाते हैं और हम उस वक्त की बात कर रहे हैं, तो कितनी सच्चाई इस बात में कि टेक्नोलॉजी या फिर नए तरीकों से पढ़ाई करने से ही आप विद्वान बनते हैं, और अगर पुराने तरीकों को आप लेते हैं तो आप नहीं कुछ आगे कर पाते हैं, ये कितना सच है? देखिए, समय के साथ तो हम लोग अपने आप को परिवर्तन करते ही हैं और ऑटोमेटिक हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होने लगता है और हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसका अधिक से अधिक बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो समय के साथ अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं तो उसका तो बेनिफिट हमें मिलता ही मिलता है। मतलब कम समय, कम एफर्ट्स, कम खर्च की बात करें तो ये सब मतलब कम समय और एफर्ट्स और मेहनत में अधिक से अधिक हम लोग गेन कर सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ये कंट्रीब्यूशन है। ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो हम लोग करते हैं तो हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम हो सकता है, मनी हो सकता है, एफर्ट्स हो सकता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। डिफरेंसेस मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कहा कि अगर हम पुराने ज़माने की पढ़ाई को देखते हैं तो हम अपने पिताजी या दादाजी से भी सुनते हैं कि उन्हें बहुत बचपन की भी बातें याद हैं, या जो उन्होंने पढ़ा है उस वक्त के जो तरीक़ों से पढ़ा है उनको अभी भी याद है। तो कहीं ना कहीं ये भी मान कर चल सकते हैं कि वो हमारे भीतर बिल्कुल गूढ़ कर जाता है जो हम उस वक्त की टेक्नोलॉजी या पुरानी टेक्नोलॉजी से अगर सीखते हैं तो। क्या कुछ बताएंगे? बात ऐसी है कि पहले अगर उस ज़माने की हम लोग बात करें तो लोगों का रिक्वायरमेंट बहुत कम होता था, उनकी इच्छाएं बहुत कम होती थी, और आजकल हम लोगों को इच्छाएं काफ़ी बढ़ गई है और समय का कमी हो गया है।
जिसके चलते हम लोग चाहते हैं कि कम समय, कम मेहनत, कम खर्च में अधिक से अधिक ज्ञान को हम लोग अडॉप्ट करें और गेन करें, जिसके चलते हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये बात सही भी है कि उससे हमें सब कुछ हम सेविंग कर पाते हैं और कर रहे हैं और अधिक से अधिक गेन कर रहे हैं। लेकिन पुरानी पद्धति भी हमें उसको उपयोग में लाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम अधिक से अधिक प्रभावशाली बना सकें। आपने कहा कि जो पुराने पाठ्यक्रम थे वो कहीं ना कहीं प्रभावशाली थे। इसी क्रम में थोड़ा सा मैं अगर आगे बढ़ूं, आपने कहा कि आज की जो पढ़ाई है उसमें लोग चाहते हैं कम खर्च में और कम समय में जल्दी से जल्दी पढ़ाई हो, लेकिन अगर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में मैं कहूँ तो निःशुल्क पढ़ाई थी, निःशुल्क रहना था, भोजन था, और ये सब कुछ वहाँ अगर आप चाहते थे कि आप अपना दाखिला कराएं तो आप को बस केवल और केवल मेरिट पर आपका दाखिला हुआ करता था। क्या कुछ बताएंगे इस विषय पर? जहाँ तक आपने मेरिट की बात की तो इसमें कोई डाउट नहीं था कि मेरिट पर एडमिशन नहीं हुआ करता था, क्योंकि दुनिया के लोग और ख़ासकर एशिया के तो मैक्सिमम देशों के लिए लोग जो है सो कि वहाँ अट्रैक्ट होते थे कि वहाँ हमारा एडमिशन हो सके। तो चूँकि सीट का लिमिटेशन था किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में, जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले भी लिमिटेशन था, आज भी है, तो सभी का एडमिशन नहीं हो पाता था। तो उस समय भी बहुत सारे स्टेप्स में इंटरव्यू होता था कैंडिडेट्स का। जो भी एडमिशन लेना चाहते थे सबसे पहला इंटरव्यू उनको द्वारपाल को देना होता था, जो कि गेट कीपर होते थे। वो काफ़ी नॉलेजेबल होते थे, एक्सपर्ट होते थे, और अगर उसमें वो क्वालिफाई कर गए तो बाकी 2 स्टेप्स और उनको इंटरव्यू को फेस करना पड़ता था, तब जाकर उनका एडमिशन होता था। तो वहाँ जो बच्चे आते थे जो पढ़ने के लिए, वो काफ़ी क्रीम लेवल के थे, उनका अच्छा क्वालिटी, चूँकि 3 स्टेप्स पर उनका जो है सो कि सिलेक्शन होता था, और जो अच्छे स्टूडेंट नहीं होते थे उनका सिलेक्शन ही नहीं होता था। तो ये हम लोग सोच सकते थे कि वहाँ जो पढ़ने वाले छात्र होते थे उनकी क्या क्वालिटी होगी। क्या बात है, जिनमें बेहद मेहनत करने की ताकत और जो बेहद प्रतिभाशाली होते थे वही पढ़ते थे पटना यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में। और जब नालंदा विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं तो हमने जाना है कि वहाँ केवल अक्षर ज्ञान नहीं होता था, वहाँ अनुशासन भी बताया जाता था, आध्यात्मिक ज्ञान भी बताया जाता था, ज़िंदगी को जीने का जो सही सलीका होता है वो भी सिखाया जाता था। आज के समय में क्या कुछ कमियां हैं अगर मैं इस बात पर तुलना करूं तो? बिल्कुल सही बात है। उस समय हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, चूँकि इन्वायरमेंट के साथ हम लोग तो तेज़ी से बदल रहे हैं। अगर उस समय की बात करें तो हम लोग अपने लाइफ को मतलब इको फ्रेंडली बनाते थे, इन्वायरमेंट के साथ मैच कराते थे, और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होता था। तो उस समय पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस होता था, और फिर हमारा फ्यूचर कैसे अच्छा बने, हम कैसे डेवलप करें, उस पर पूरा फोकस होता था। तो इस तरह से पूरा जो है सो कि दुनिया का ध्यान था। और धीरे धीरे हम लोग टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हम लोगों का नॉलेज बढ़ते गया, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी हमारा डेवलप होते गया, और वही नॉलेज का ही देन है कि आज हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बहुत तरह का टेक्नोलॉजी को हम पूरे दुनिया को घर बैठे समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब मैं ये मानकर चलूं कि कहीं ना कहीं नालंदा विश्वविद्यालय एक पिलर के रूप में साबित हुआ है, जो कि आगे चलकर आज हम जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को एक संदेश ज़रूर दें। इस चैनल के माध्यम से दर्शक भाई बहनों को यही कहना चाहेंगे कि इतिहास को ज़रूर हमें पढ़ने की ज़रूरत है। इससे बहुत कुछ हम लोग सीखते हैं, और सीखने के बाद हम लोग उसको अपने लाइफ में उतारना चाहते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सारे स्टूडेंट ही नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है और किस तरह के लोग वहाँ पढ़ते थे, और वहाँ की जो शिक्षक या जो एजुकेशनल सिस्टम था वो कैसा था और आज का कैसा है। तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें तो वहाँ 10,000 लोगों को पढ़ाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सो की व्यवस्था था, और फंडिंग जो है सो कि वहाँ के लोगों, गांव के जो लोग थे वो करते थे। तो
कितना आसान था उस ज़माने में एजुकेशन, लेकिन सबके बस की बात नहीं थी। बस की इसलिए बात नहीं थी कि वहाँ एडमिशन लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट था जी। तो हमें उस नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है, और जब पढ़ेंगे तो ज़रूर उसको हम अपने लाइफ में उतारना चाहेंगे, और जिससे कि अपने लाइफ को हम अच्छा बना सकें। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी रोचक तथ्यों से हमें रूबरू कराने का, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में इतनी सारी इतिहास बताने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी हाँ दर्शकों, तो हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे डॉक्टर अशोक कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर LNMI कॉलेज पटना से थे। हमने आज 2 विषयों पर बात की, एक तो सैनिक की यात्रा और दूसरी हमने जानी कि नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में। लेकिन इसी के साथ आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, ये आपको बतलाने का वक्त हो चला है। तो फटाफट से उठा लीजिए अपना कागज़ और कलम और अपना मोबाइल फ़ोन और जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,। हमारा ईमेल एड्रेस है डायरेक्टर DDK Patna @gmail.com।